हजारी न्यूज के माध्यम से मैं देवानंद उपाध्याय, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ हम लोग आज भोजपुर ही नहीं, शाहाबाद के एक चर्चित व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं साक्षात्कार के लिए आए हैं। सूर्यभान सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सेवा शब्द जो आज के दौर में कहीं ना कहीं निंदा का, तंज का, व्यंग का शब्द बन गया है, उस शब्द को अपने त्याग से, अपने कौशल से, अपने प्रोत्साहन से, प्रेरणा से कहीं ना कहीं उस शब्द को इन्होंने अमरत्व प्रदान किया। एक युवाओं में आकर्षण लाया कि एक सेवा भी ऐसा माध्यम है जिससे हम बिना किसी प्रशासनिक और बिना किसी राजनीतिक बड़े पद के मिले बिना भी हम समाज में अपनी एक अच्छी और ऊंची पहचान बना सकते हैं। सूर्यभान सिंह जी, सर्वप्रथम हम अपने हजारी न्यूज चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। गोलायतनी बाबा, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हजारी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा। नए एक यूट्यूब चैनल या जिस माध्यम से एक न्यूज़ लेके आप चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम भी करता हूं। आपने इसके पहले संबोधन में कहे थे कि सेवा शब्द, तो मेरे साथ साथ सेवा की प्रेरणा प्रभु भोलेनाथ की असीम कृपा, माता रानी की कृपा से हो पाता है। बाल्यकाल से ही ऐसा एक नेचर झलकता है, उसमें आपकी योगदान बहुत रही है जो सेवा कार्य हम लोगों ने किया है। इसके लिए पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। सूर्यभान सिंह जी, सर्वप्रथम तात्कालिक मुद्दा ये है कि भारत ने विश्व कप जीतकर सारे युवाओं का, हमारा राष्ट्रीय खेल कुछ भी हो, लेकिन हमारा आज के डेट में लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। बच्चा 2 साल का बच्चा से लेकर के और 80 वर्ष के वृद्ध तक सारे लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। तो भारत ने जो विश्व कप जीता है उसके बारे में आप बधाई संदेश में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सारे खिलाड़ियों को। आज 17 वर्षों के बाद या 30 वर्षों के बाद ये पहले हमको जो समय विश्व चैंपियन होने का क्रिकेट के माध्यम में, लोकप्रिय गेम घर घर है, बच्चे जो 6 महीना से 2 साल के होते हैं वो भी बैट लेके घूमते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल द्रविड़ जी का भी है, जो कोच के रूप में थे और इस बार अपने आप को माफ़ नहीं करते जितने सुंदर बल्लेबाज जो थे, खिलाड़ी थे हमारे भारतीय टीम के। और इस नाते में उनके कोच के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत जम के मुकाबला किया। ऐसा गेम दिखा कि हम ये गेम हारते हारते ये गेम को जीते हैं। जहाँ बुमराह का 1 विकेट गिरा, 1 विकेट बुमराह लेने के बाद हमने देखा अंत में हुआ था कि 23 रन 20 बॉल, इसमें 1 विकेट का लेना। और दूसरी वो सूर्य कुमार का जो बाउंड्री के क्षेत्र में लपकना, गेंद को लपकना और कैच आउट करना, अद्भुत। इसकी जितनी भी मैं व्याख्या करूं, बयान दूं, धन्यवाद दूं, वो कम पड़ेगा। आज के युवाओं को इससे एक प्रेरणा लेना है कि हम खेल के जगत में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक जगत में हो, अपने परिवार के क्षेत्र में हो, तो हतोत्साहित ना होकर आत्मबल को बढ़ाएं। और किस तरह का क्षेत्र रक्षण कैच लपका, जंप मार के लपक के फिर स्वयं पकड़ ली। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि दूसरा लपका लेकिन उसको फेंक दिया तो दूसरे खिलाड़ी ने आके उसको कैच को लपकता है, लेकिन ये स्वयं अपने आप फेंक के कूद के आ जाना, इतनी फुर्ता, इतनी ऊर्जावान। मैं तो यहीं से सूर्य कुमार यादव को बहुत धन्यवाद दूंगा ताकि उन्होंने भारत मैच को जिता दिया। सूर्यभान सिंह जी, संसद के राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। इसके बारे में आप? ये उनकी अपनी सोच है, उनकी भावना क्या है राहुल गांधी जी की बोलने की। हिंसक और हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है और हिंदू सबको लेकर चला है। गरीब दुखिया हो, अपने साथ रहने वाले किसी भी जाति, वर्ण और धर्म के लोग हैं, उनको हिंदुओं ने हमेशा सहायता किया। हिंदू क्षमावान होता है, दयावान होता है, हिंसक नहीं होता। अहिंसा के पुजारी हैं हिंसक। और विशेष में लोकसभा के संसद में चले हुए बातों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने लायक नहीं है। वो उनकी विचार है, उनकी मंतव्य है। मैं इनकी भूरी अपने शब्दों से इनको कुछ और
बोलें और बोलने के पहले उस पर कई तरह का ज्ञान अर्जित करें, तब जाके बोले। हिंदू धर्म पर तो राजनीति में बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो धर्म पर हिंदू के हिंसक बताए, इसलिए मैं उनकी बहुत निंदा करता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो 1950 से जब से संविधान लागू हुआ तब से विपक्ष के नेता अटल जी रहे हैं, आडवाणी जी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, और ऐसा शब्द जो कहीं ना कहीं संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक आपके गरिमा के संवैधानिक नियम या जो बोलिए जो सबके खिलाफ में है, ऐसी बातें समाज में विद्वेष फैलाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है। सूर्यभान सिंह जी, 2025 है, ये आने वाला विधानसभा का 2024 तो बीत गया, 2025 जो आने वाला है, ये जो डबल इंजन की सरकार हम लोग की चल रही है, उसमें अभी जो तात्कालिक में जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं में जो बहुत सारे पुल कहीं ना कहीं धराशायी हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। लोग समाज में कह रहे हैं कि नीतीश जी को, पलटू राम जी को शर्म नहीं आया जितना पुलों को शर्म आ रहा है। वो पुल गिलानी से कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जल समाधि ले रहे हैं। बिहार के एक इंजीनियर होते हुए इंजीनियरों से उस तरह का कार्य नहीं करा पाना, क्या जो ये पुल गिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस डबल इंजन की सरकार की गरिमा और महिमा, सम्मान के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जनता में बहुत सारी निंदा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने प्रश्न उठाया है। 2024 के चुनाव को लेकर अभी पुल का गिरना, ये सच है कि विगत पहली बरसात होते होते लगातार 12-13 पुलें गिर गई। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, नीतीश जी की सोच, इसके पहले जब भी हम अपने गांव जाया करते थे या पूरे बिहार की बात बताऊं तो कहीं सड़क नहीं थी, जाने के पहले कई बार सोचना पड़ता था। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए की सरकार जब से बनी है, विकास का रास्ता तो बहुत हुआ, बिहार में सोचा नहीं जा सकता, बहुत काफ़ी विकास हुई, रोड, रास्ता, पुल। इसके पहले बांस के पुल से वहाँ से पास करते थे। पुल का गिरना, नई पुल जो गिर रहा है तो उसकी देखरेख के में कमी हो, या मिट्टी सॉइल टेस्ट जो होता है इसमें कहीं ना कहीं कमी हुआ होगा। पुरानी पुल गिरी है तो उसमें भी गंगा की कटाव या नदियों की कटाव के चलते पुल का ध्वंस हुआ है। कल कटाव के इसके आकलन नहीं हुई हो, ऐसा कुछ हुआ जा सकता है। लेकिन जो 12 साल, 15 साल, 20 साल से पुल चल रहा था वो नहीं गिरा, तो उनकी बनाने में कोई कमी हो ऐसा नहीं मैं समझता हूँ, मेरे अपनी समझ से। नए पुलों में कुछ क्वालिटी में अंतर आ सकता है, आया होगा। जो गिर गया, जैसे हमारे मोहली घाट पर ही पुल बनने का पहले था, तो पुल मोहली घाट से बलिया जाने के लिए था, लेकिन उसमें पुल का मिट्टी सॉइल टेस्ट बढ़िया नहीं है, इसके जिसके चलते मोहली घाट पर ब्रिज नहीं बना, जो करी के सामने इस नाते नहीं मिले। तो सॉइल टेस्ट की जांच में कहीं ना कहीं कमी हो। और विकास के डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो 2005 से आप लीजिए, लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार काफ़ी आगे विकास किया है और कल भी करेगा। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि 2025 में भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और विकास का बहुत सारी बाढ़ से आएगी। पुल गिरना एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत कम नहीं आंकना चाहिए, इस पर जरूर ध्यान देने। एक चीफ मिनिस्टर पुल बनाते वक्त जाके देखे, इसमें इंजीनियर थे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, कई लोगों की विश्लेषण में कहीं ना कहीं कमी हो, इसमें सरकार बहुत दोषी नहीं समझता, मेरे समझ की बात है, ऐसे आप जो समझें। कल लालू जी का एक बयान आया है कि अगस्त 2024 में ये आपके राजग की केंद्र में सरकार है वो गिर जाएगी, इसकी बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लालू जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, आरजेडी के अभी भी हैं, उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि 239 सीट वाले इंडिया के गठबंधन, महागठबंधन जिसे कहते हैं, वो आज ये सपना देख रहे हैं कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी, अगस्त में प्रधानमंत्री जी झंडा नहीं फहराएंगे, ऐसा उनकी ये कोरी कागज़ पर सपना है। ये सपना नहीं देखें, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लाई है और पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर 203 के करीब पहुंचने वाले हैं, हम लोग 300 के लगभग है। तो ये सरकार नहीं गिरेगी, वो आश्वस्त हो जाएं। आप बाकी सभी जनता
भारत के लोग भी आश्वस्त हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरी 5 साल बढ़िया काम करेगी और एक विकास का रास्ता जो भारत का नव निर्माण में विकास की जो पथ पर है ये आगे हम बढ़ते रहेंगे। सूर्यभान जी, पिछले आप लगभग 11 वर्षों से निरंतर सेवा काल में हैं भोजपुर में। उसके पहले आप झारखंड में थे। क्योंकि संघ के आयाम में संघ विचार परिवार के आयाम में रहते हुए विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, बहुत सारे आयामों में आपने काम किया है। आज जो इस वर्ष से अगले वर्ष कहा जाए, अगले वर्ष इस वर्ष जो ग्रीष्म काल में जो भीषण और जानलेवा गर्मी पड़ रही है, तो तमाम आम जनमानस में ये बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं पौधारोपण, वृक्षारोपण, वृक्ष कटाई होना चाहिए। वृक्ष कटाई के चलते या हाईवे बन रहे हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप हमने देखा है कि आज से जब यहाँ स्वामी जी का जग हुआ था, 1.25 लाख की 1,40,000 आपने वृक्ष का, अब अग्रसोची व्यक्ति हैं, दिव्य दृष्टा व्यक्ति हैं, दूरदृष्टा व्यक्ति हैं, आप पहले ही सोच रखते हैं, चाहे स्वच्छता का मामला हो या फिर कहीं ना कहीं हमने आपकी राजनीतिक सोच देखी थी कि पसमानदा जो हमारे मोदी जी 1 साल पहले जो सोचा वो आप 10 साल से कर रहे हैं। गरीब पसमानदा समाज के मुसलमानों की कहीं ना कहीं शादी में मदद या किसी भी तरह की जो मदद आप करते हैं, तो उसके लेकर जो आप हमने देखा है कि इसे मोदी जी ने नारा दिया कि खेलो इंडिया, तो हमने तो देखा है कि जितने खिलाड़ी और खेल पिछले 11-12 सालों में भोजपुर में आपने जितना प्रोत्साहन दिया है, एक नारा ही नहीं, उस नारा को अमली जामना पहना करके और उस कार्य को कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान की है। इसके बारे में आप अब क्या कहना चाहें कि जो आगे आने वाले इस बीच बरसात में क्या ये वृक्षारोपण का कार्य या पौधारोपण का कार्य आगे भी जारी रहेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया देवानंद बाबा। आपकी सोच को, मैं आपके जज्बात को प्रणाम करता हूँ। ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज के डेट में गर्मी विकराल रूप लिया। कोरोना काल जब आया था उस समय लोगों ने परहेज किया, कल कारखाने बंद हुई, पॉल्यूशन से कम हुआ, तो बरसात भी समय पर आ गई और गर्मी भी कम था। तो पॉल्यूशन के चलते पौधों का कम होना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल के डेट में भीषण गर्मी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आना है। रोड रास्ता ये विकास का एक जरिया है, रोड रास्ता बनना भी जरूरी। पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, पतली सड़क थी जीटी रोड, पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गया, तो अब ये 6 लाइन में बदलना है। तो पेड़ें कटती हैं, और पुराने 100-200 साल 300 साल के पेड़ें जो बूढ़े हो गए हैं उनको कटना या उनका अपने गिर जाना अपने प्राकृतिक विपदा है। लेकिन जहाँ पेड़ कटता है उसके डबल पेड़ अवश्य लगाना चाहिए लोगों को। आपने अभी स्वामी जी, परम पूजनीय जे स्वामी जी की यज्ञ की, चंदवा की यज्ञ की बात बताई। स्वामी जी की कितनी अच्छी सोच है। सूर्यभान जी, आप बाबा धाम ले जाते हैं लोगों को, बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। बस कितने ले जाते हैं? 70-75 बस ले जाते हैं, पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए आप पेड़ लगाइए। आप पेड़ लगाना, पेड़ की मैं भी शौकीन था, बाल्यकाल से मैं ऐसे करता है। आपने इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि 11 वर्षों से नहीं, मैं 11 वर्षों से नहीं, अपने गांव के जरिए में छोटा था तो छोटे रूप में जरूर कुछ ना कुछ काम, सेवा कार्य, मंदिर निर्माण में काम या सेवा कार्य अपने गांव जवार में, इस तरह जब भी मैं आया करता था झारखंड, बंगाल कभी से, तो अपने कैपेसिटी के अनुसार अवश्य करने का प्रयास करता था। तो इससे एक प्रेरणा जाएगी हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में, कि हम मानव हैं। पहले हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए। सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे समाज का हम सहभागिता बने किसी न किसी रूप में। जितनी ही शक्ति है सेवा, आपके बोलचाल, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से हम बात करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है। किसी दुखियारी के घर में पुछार का हमारा परंपरा बना है, किसी घर में मृत्यु होती है तो वहाँ पुछार में जाया जाता है, ताकि उसके 13 दिन के समय जो है दुख का वक्त पुछार में कट जाए। तो ये सेवा दुखी व्यक्ति का दुख को हरने के लिए, सहभागिता बनने के लिए, इसलिए राजनीति, सेवा ही राजनीति है, ये मान के लोगों को चलना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। दूसरी रही प्राकृतिक के साथ, आपने बहुत, मैंने पहले भी बढ़ारापुरा, सलेमपुर, महामाया मंदिर से लेकर बिंदगावा तक का पदयात्रा किया था, उसमें आपकी भी सहभागिता काफ़ी रही, बाकी बढ़ारा के लोगों की भी सहभागिता था। उस समय में से जल, जंगल, ज़मीन, तीनों की संरक्षण की बात हमेशा कहा करता है कि सबसे पहले तो हमको जल को संरक्षण करना है। धरती कैसे बचेगी, आने वाला पीढ़ी के लिए सुंदर
जल दे, सुंदर धरती दे, सुंदर पर्यावरण दे। इस पर हम सभी मिलकर एक जन आंदोलन होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है। जैसे कहा होता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फुटता, लेकिन अकेला चना कुछ ना कुछ करने के लिए, एक पौधा तो अकेला चना कर देगा जिसमें 100-200 दाना अवश्य हो जाएगी, वो बढ़ते ही जाएगा। इसलिए लोगों को पहले धरती बचाओ। इसलिए धरती में मैं लोगों के आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि धरती में खाद यूरिया की खपत कम करें, कम लगाएं, गोबर से खेती करें। ये भी मैंने प्रेरणा दिया था। हम तो अपने 2-4-5 बीघा पे जो भी खेती करते हैं तो गोबर का करना चाहिए। भले अनाज कम होते हैं, सच है, लेकिन किसी न किसी दान के धरती में उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। पहले तो धरती को मजबूत बनाएं। दूसरी चीज़, जल संरक्षण करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूर्वजों का कि मैं देखा हूँ अपने बिहार भोजपुर के गाँव में, या जहाँ जिन गाँव में गया हूँ, वहाँ पर गांव के अपने स्वार्थ में लोगों ने अपने द्वार को बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचा करने में गांव के चारों तरफ गड्ढा पोखरा टाइप का बना दिया करते, जिसमें जल संरक्षण हुआ करता था। हमने हमारी पीढ़ी के बाद से हमारे साथ में हम लोगों ने उस गड्ढे को प्लास्टिक, बोरा, जूता, चप्पल से भर के गंदा कर दिया, तो जल संरक्षण नहीं हो पा रहा, जिसके चलते धरती में जल गंदी जल जा रही। तो धरती माँ को जैसा हम जल पिलाएंगे वैसा ही जल हमें पीने को मिलेगा। और हमारे अपने कर्तव्य के चलते ही आज आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए हम मजबूर हैं। इसलिए तो हम लोग एक जन आंदोलन, बड़ी सुंदर क्वेश्चन आपने था मेरे, तो बैठे बैठे आपने ये बात बहुत आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए कह दिया। कहें उस सब गड्ढों को, जो गड्ढे को, पोखरा को, तालाब को हमारे पूर्वजों ने बना कर रखा, उसको स्वच्छ करें और धरती माँ में उसमें जल बचा के स्वच्छ जल धरती माँ को पिलाएं, ताकि हमें फिर नीचे से जो जल मिलेगी स्वच्छ जल हम पिएं। तो जल संरक्षण पर अति आवश्यक है हम सबों को जन आंदोलन करने के लिए। दूसरी, पर्यावरण पर, वृक्षारोपण पर। आज आम जामुन जो भी हम खा रहे हैं, कटहल, ये हमारे सब पूर्वज ने लगाया, हमने कितना लगाया, इस पर हमें अमल करनी चाहिए थी। तो स्वामी जी का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने एक जगह दिया कि आप यहाँ पर आम वितरण कर सकते हैं। और चूँकि भावनात्मक थी उस पेड़ों में, खाली आम ही नहीं था, 1,41,000 पेड़ लगा, जिसमें हमको अनुमानता लगता है कि 1,11,000 पेड़ तो लग गया। अभी बीडी बाबा बक्सर से आए हुए थे, बोलने में 5 पेड़ ले गया था, 5 में 4 लग गया है, लग गेल बा, एगो सूखा गेल, बोले एगो काहे सूखा गेल, सूख गेल। तो ऐसा पेड़, चूँकि धर्म स्थान से हम लेके जा रहे हैं, तो लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी हुई थी, और उस पेड़ को आशीर्वाद स्वरूप, स्वामी जी का आशीर्वाद स्वरूप इस पेड़ों को लोगों ने लगाया। और 5 लगे तो 5 लगाया, तो 4 तो जरूर लगा है। हम बिहार, अपने भोजपुर जिला में कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि धन्य आपका आम बड़ा बड़ा फल रहा है, अमरूद अच्छा फल रहा है, जामुन अच्छा हो रहा है। तो फलदार वृक्षों में अभी क्या है कि इस चीज़ को हमको सुनने में लगता है, तो मेरी मेहनत साकार हुई। ये स्वामी जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच और उनकी बात हम सबों को मिली, उनके आशीर्वाद से लगा। और हर व्यक्ति को स्वामी जी के ये आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। 26,900 लोगों ने पूरे शाहाबाद में इस वृक्ष को लेके गए, और सब जगह मेरे नाम पेड़वा वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मैं धन्य हूँ, क्योंकि वृक्ष, भारत ही एक ऐसा देश है, भारत की एक संस्कृति है, और ख़ासकर भोजपुर की संस्कृति में धन्य कहूँगा, प्रणाम नमन करूँगा, ताकि यहाँ पेड़ों को भी विवाह होता है, पेड़ों को भी वृक्षा होती है। अभी बट वृक्ष ही निकला जिसमें बरगद पेड़ का पूजन हुआ, पीपल के पेड़ में आए दिन हमेशा पूजन होता है। हमारे यहाँ ये कितनी सुंदर कल्चर है, बच्चों को इस पर अनुमान लगाना है कि पेड़ जो व्यक्ति लगाया है वो व्यक्ति में अगर फल आम का आता है तो बिना विवाह किए हम फल नहीं खाएंगे। धन्य है पूर्वज ने जो संस्कृति बनाई, उस पर ही हम खाली अमल करेंगे तो पर्यावरण पर हम काबू कर लेंगे। और वृक्षारोपण, जल संचय और धरती बचाने में एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक आत्मीय जुड़ाव के साथ, लगाव के साथ उन्होंने एक नारा दिया है, एक पेड़ अपने माँ के नाम। मैं उसमें एक जोड़ देता हूँ, एक पेड़ अपने नाम के नाम, बच्चों के काम, कि बच्चों के काम आएगा। फल लगो तो बच्चे खाएंगे और पर्यावरण की दृष्टि से भी आएगी। पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ अति आवश्यक है, जो भगवान स्वयं लगाते हैं। देवानंद बाबा, आपको ये पता है कि आप देखेंगे आपके लगाने से पीपल बरगद ये कम होता है, लेकिन हमारे दरवाजे पर, द्वार पर अक्सर पुराने ज़माने के घरों में नीम का पेड़ हुआ करता था। अब हमने नीम का काट दिया। भोजपुर में मैं नीम का पेड़ को कम देखता हूँ, बहुत ये दुखदायी बात है। जहाँ नीम का पेड़ दे उसको संरक्षण करें, आप उसको बढ़ाने के प्रयास से। राजस्थान सूखा प्रदेश, मरुस्थल, नीम का पेड़ लगा लगा के सबसे पहले बाढ़ आ जाता है, सबसे पहले बारिश हो जाती है, ये आपको उपमा मिला। दिल्ली में जितनी बारिश हुई, एक दिन में 250 मिलीमीटर पानी हमने नहीं सुना था।
ये नीम का पेड़ का परिणाम है। इसलिए हम लोग नीम का पेड़ सामूहिक जगह पर, सरकारी जगह पर लगाएं, उनके संरक्षण के नीम, पीपल, बरगद का अवश्य लगाएं। अपने बच्चों को आने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इसकी अति आवश्यक है। उसके बाद फलदार पेड़ तो उसमें अति आवश्यक है, हमारे लिए भी है और अपने बच्चों के लिए भी है कि फलदार पेड़ लगाएं। सरकार, आपका एक क्वेश्चन सवाल ये भी था कि सड़कें नहीं बनेगी तो इतनी अति आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता पड़ी है लोगों को, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, पटना से चेन्नई जाना है, इसलिए सड़कें चौड़ीकरण होगी, पुराने पेड़ कटेंगे। उस जगह पर हम एक जन आंदोलन करके, जो सड़कों के किनारे अपने गांव हैं, गांववासी से नम्र निवेदन, प्रार्थना, प्रणाम करते हुए कहता हूं कि उस जगह पर भी जाके एक बड़े बड़े पेड़ लगाने का ये करना चाहिए, ताकि राही को या पर्यावरण को या वहाँ विश्राम करने वाले जीव जंतु को ये मिले। जल संरक्षण पर ध्यान दें, अति आवश्यक है। बहुत सुंदर सवाल था आपका, ये सामाजिक नियम है। एक बात आपको बता दूं, पीपल का पेड़ 5000 लीटर अपने जड़ में समाहित रखता है। पीपल का पेड़ जब चाहे 5000 लीटर बरसात कर सकता है। पीपल का पेड़ अपने पत्तों में अपने वहाँ 5 डिग्री इस गर्मी के तापमान को कम करने का क्षमता रखता है। पीपल के पेड़ के पास एक ऑक्सीजन 24 घंटा देते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ देवतुल्य पेड़ हैं। नीम के पेड़ की विशेषता बताऊं, नीम का पेड़ 100 डिग्री में आते आते सभी पेड़ सूख जाएंगे। एक नीम का ही ऐसा पेड़ है, पौधा नहीं पेड़ है, जो 100 डिग्री तापमान में अपने आप को हरा भरा रखेगा। इसलिए नीम को भी हम पूजनीय, चूँकि माँ के सावन का महीना आने वाला है 10 दिन बाद, तो नीम के पेड़ पर ही माँ ने झूला लगाई ताकि इस बात लोग काटे नहीं। तो पेड़ भी एक वृक्षारोपण, वृक्ष एक महादेव, जिस तरह नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ जी हैं, भोलेनाथ पशुओं की रक्षा के हेतु पशुपतिनाथ का स्वरूप लिए, उसी तरह माँ नीम के पेड़ में झूला लगाई। और माँ जहाँ हैं, जहाँ हृदय है, वहाँ प्रभु भोलेनाथ विराजमान रहते हैं और उनका नाम एक वृक्षनाथ भी। जिस तरह पशुपतिनाथ हैं तो बाबा महादेव जी की एक वृक्षनाथ भी हैं। तो पेड़ को काटे कम, उनकी संरक्षण करें और पेड़ लगाएं। बड़े बड़े पेड़ों लगाने का अब आकलन करना है। जो कलम का, आम का पौधा, जामुन का पौधा लगाते हो 10 साल 5 साल में सूख जाता है, तो 8 ही बो के हम लोग जो लगाएं, बड़ी बड़ी वृक्षों, ऐसा पेड़ लगाने का कल्पना हम लोग करें, ताकि खाएं भी ठीक और पर्यावरण की बचा करें। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका देवानंद बाबा, आपने इस तरह का प्रश्न किया। सूर्यभान जी, जब आपका यहाँ पे कैंप लगा था जो वृक्ष बांटने का, उसके पहले समाज में ऐसे लोग की धारणा थी कि कहीं ना कहीं हम लोग फलदायी वृक्ष लगाएं, लेकिन आपके जैसा व्यक्तित्व जिन्हें लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित, प्रोत्साहित किया कि फलदायी वृक्ष खाने से ज़्यादा पर्यावरण का बचाव जरूरी है। पर्यावरण का हम फल खा लेंगे लेकिन हम पर्यावरण का बचाव नहीं करेंगे, तो जिस तरह आज हम लोग कहीं ना कहीं सब जगह घूमते फिरते तड़पते, गर्मी में मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में बागीचे में बैठे फिरते हैं, तो आपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई नहीं, आप लोग सब कोई, जो भी आता था सब कोई फलदायी वृक्ष मांगता था, पौधा मांगता था कि आम के दे दो, फलाना के दे दो, जोना से आए। लेकिन आपने बताया समाज में कि जामुन का वृक्ष ले जाइए। जामुन का वृक्ष कहीं ना कहीं आर्सेनिक को मारता है। तो और ये जितने भी आपने ये बताए कि भाई पीपल का पेड़ हो जिसको हम लोग विष्णु जी का मानते हैं, बरगद का पेड़ हो जिसको हम लोग शंकर जी का मानते हैं, आपका ये बोलते हैं क्या, पाकड़ का वृक्ष हो जिसको हम लोग ब्रह्मा जी का मानते हैं, नीम का पेड़ हो जिसको हम लोग भाई माता का ये मानते हैं। तो आपने एक समाज में अलग है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें आप स्वच्छता के लिए घूम रहे थे, तो आपने कहा था कि देखिएगा बाबा, ये जो पॉलीथीन है और ये जो थर्मोकोल है, एक दिन हमारे लिए जहर का कारण बनेगा। तो दिल्ली में जो 288 मिलीमीटर बरखा हुई, या जो आरा में 3-4 दिन से बरखा हो रहा है, तो जितने सीवरेज सिस्टम और जितने आपका ड्रेनेज सिस्टम है, सब चीज़ को फेल करने का यही बात आ रहा है उभर के कि इसका 2 कारण है कि थर्मोकोल और पॉलीथीन का कहीं ना कहीं अब आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब हम पदयात्रा किए थे अपने गांव के पास, पिपरा गांव से महामाया माँ के मंदिर से बिंदगांवा तक, तो उस समय में एक नारा दिया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, स्वच्छता अभियान पर था। तो हमने में स्वच्छ है, तो एक नारा था, आपने सुने होंगे, अपने गांव, अपने घर, अपने देश के प्रति था कि सबसे स्वच्छ घर हो मेरा, सबसे सुंदर गांव हमारा,
स्वच्छ भारत देश हमारा एक नारा था कि अगर मेरा घर स्वच्छ रहता है तो मेरा गांव सुंदर बनेगा। हमारी आपकी कई गांव का एक एक घर करके 500 घर से 300 घर से 200 घर से गांव बनता है। एक गांव अगर सुंदर स्वच्छ बन जाता है तो जिला बन जाएगी, प्रदेश बन जाएगी और देश बन जाएगा। तो उसमें स्वच्छता था। थर्मोकोल, प्लास्टिक, मैं आज भी बढ़ारा के गाँव में, अपने गाँव में कभी भी जाता हूँ तो मैं दूसरे यहाँ खाना खाता हूँ तो थर्मोकोल में नहीं खाया, तो अकेला चना के। लेकिन मैं उन व्यक्तियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा देखी अब कागज़ का प्लेट या थर्मोकोल प्लेट, थर्मोकोल की जगह कागज़ का प्लेट आया, प्लास्टिक की जगह कागज़ की गिलास आई। तो लोग हमको अगर नहीं जहाँ रहता है वहाँ तो स्टील का गिलास और थरिया में ला के खिलाते हैं, सम्मान करते हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। ये धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी और थर्मोकोल, प्लास्टिक का खपत कम करेंगे लोग। अब जागरूकता लानी है कि हमें कपड़े का झोला लेकर बाज़ार जाना है, आम खरीदना है, जामुन खरीदना है, इस नाते या सब्ज़ी लेना है तो कपड़े का झोला में जो बनाया जाके वो खाद के रूप में सड़ता है तो काम करता है। तो सबसे प्राकृतिक और देश और अपने परिवार, आने वाले पीढ़ी, आज तो हम यूरिया डाल डाल के 20 मन की जगह 50 मन 60 मन गेहूँ और धान पैदावार कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्या खाएंगे? आज हमारे पास 10 बीघा, 5 बीघा, 50 बीघा जो भी ज़मीन दिया है हमारे पूर्वजों की देन है, तो उसकी संरक्षण करें, उसको हम बचाएं। आज 2 लाख हज़ार वर्षों से हमारी देश धरती, जो हमारे सनातन धर्म का उत्पत्ति जब से बोलते हैं, उनकी 1 अरब 98 लाख हज़ार वर्ष पड़ गया, तब से ये धरती हम सबों के भार तले दबे जा रही है। तो हमको धरती को बचाना है, जल को बचाना है, वन को बचाना है, जंगल को बचाना है, वृक्षारोपण को बचाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। धरती को खेती उपजाएं, उपज में बढ़ावा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गोबर युक्त ये करें। जल संरक्षण, जामुन का पेड़ के विषय में आपने पूछा कि जामुन केवल आर्सेनिक ही नहीं, नाली के पानी में जामुन का पत्ता और जामुन का फल गिरता है, उस पानी को आप पी जाते हैं तो बिस्लेरी वाटर से ये ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन का पेड़ जल को बड़ी स्वच्छ करने में काम करता है, इसलिए हमारे पूर्वज लोग इनार जो खोलते थे, इनार हमारे भोजपुरी भाषा में बोला जाता है, ऐसे हिंदी में कुआँ है, तो कुआँ की जमावट जामुन के पेड़ से किया जाता बाबा। तो सारे पूर्वजों को खाली हम उठा के देख लेंगे तो हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैज्ञानिक थे उन लोग, कल क्या होगी ये सोचेंगे। दूरदृष्टि हमारी नहीं, हमारी पूर्वजों की देन थी, उनकी मार्गदर्शन से हम लोग को जाना पड़ेगा। हम थोड़ा ह्यूमन नेचर के नाते, मानव विचार मेरी आती है कि स्वार्थ में हम पड़े रहते हैं तो धरती को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये धरती न केवल मानव की है, इस धरती पे पशु पक्षी, जीव जंतु, पक्षी सबका है। पेड़ काटे के एक भोजपुरी गाना, चंदन तिवारी एक लड़की थी, पहला प्रमोशन मैंने कराया था तो रांची में कराया था इस चीज़ को, तो बड़ी सुंदर गाना गई थी, जनी कटिए बाबूजी नीमिया के पेड़वा। बेटी का शादी करने के लिए था, दोनों में आता है। देखिए मेरे रोआ खड़ा हो जाएगी, निमिया के पेड़वा चिड़ैया के बसेरा। तो आंगन में बेटी एक नीम का पेड़ समान होती है। जिस तरह बेटी का विवाह करने जाते हैं और रोते हैं, उसी तरह बाहर बगीचा में द्वार पर नीम का पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए, ताकि वो चिड़िया का बसेरा है, आंगन आपकी बेटी का बसेरा है, बेटी को मान सम्मान दें। तो इसमें कैसे आत्मीयता से, खुशी से आँख में आंसू आती है। बेटी के नाम, नीम के पेड़ के नाम, तो इसलिए गाय के माध्यम से चंदन तिवारी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो हर माध्यम से लोगों ने कई तरह का, गाना के माध्यम से, समाज के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, तो आए। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में जीव जंतु से लेके पशु पक्षी से लेके अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण की संरक्षण करें और बचाएं। ये मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना है आपके में। बहुत सुंदर आपका सवाल था, पर्यावरण पर बात कर रहे हैं। देखिए स्वच्छता। अब रही ड्रेनेज की बात, तो नगर निगम, केंद्र सरकार के माध्यम से इतना पैसा नगर निगम में आता है कि ड्रेनेज सिस्टम अवश्य बन जाएगी, जल जमाव नहीं होगा। काम करने की रुचि होनी चाहिए सब जनप्रतिनिधियों में, या जो सरकार में, सरकार के द्वारा जो भी काम होती है उनके द्वारा जल निकासी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। और ड्रेनेज व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार काफ़ी पैसा दे रहा है, वो हमारी सोच के करना चाहिए। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर किसी का, गरीब गुरबा से लेके गांव तक का और शहर तक का विकास योजना के विषय में एक सोच रही है। इसलिए प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री, आपकी जो नीचे से सोच
पर्यावरण से लेके क्या नाम है, सभी चीज़ों में, आग कैसा हो, धुआं कम हो, आगजनी ना हो, पानी बरसात में ना हो। तो इस चीज़ के लेके अब रही बात कि जिनके नेतृत्व में काम करने को मिलता है उनको सही ढंग से करने का अभी भी विकास आगे देखेंगे, बहुत काफ़ी विकास होगी। ऐसे प्रधानमंत्री आप भारत देश को एक मिले हैं जो देश के प्रति और आगे की पीढ़ियों के लिए उनकी सोच रहती है। हमारे 2 लोकसभा के मतलब एक मंत्री और एक लोकसभा के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी और गिरिराज सिंह ने जो बातें कही हैं, उनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत हैं? देखिए, ये अपने अपने विचार है। प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी विकास योजना, सड़क बनती है तो सभी जाति सभी धर्म के लिए बनता है। जो भी राशन पानी मिलता है, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जिनके भी घर को मिलता है वो सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को मिलता है। तो वोट की उससे आशा रहती है लोगों को, इसलिए वोट नहीं मिलने पर उनको अपने विचार दर्शाया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि सर्व धर्म के, सर्व समाज के, सब जाति के जनप्रतिनिधि होते, उनके द्वारा किया हुआ कार्य सभी को फ़ायदा पहुंचाता है। सबको एक सड़क बनता है तो सभी जाति धर्म उस पर चलते, न कि कोई जात का ही आदमी चलता है, ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए वो उनकी अपनी विचार थी। बड़े लोग हैं, इनके अपने विचार पर मैं वो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने विचार से ये ज़रूर कहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है। ठीक है, 50% आपको दिए, 52% किसी और को वोट दिए तो उस वोट के नाते वो जीत गए, तो ये हमारी कला की कारण नहीं है। कल वो मेरे पास आएंगे, मेरे काम से प्रसन्न होकर कल मेरे पास आएंगे, कल हमको वोट देंगे। ऐसा काम हर जाति हर धर्म के लिए, सबके लिए करना चाहिए। 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार का, और इसमें हमें आम जनता की जो मांग है, आम जनता की जो सोच है, आम जनता की जो चाहना है, वो कहीं ना कहीं आपके जैसा अजात शत्रु व्यक्तित्व वाला व्यक्ति को कहीं ना कहीं 2015 से लेकर अभी तक कि आपके जैसे लोगों को, ये मैं आम जनता और आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं आपके जैसे लोगों को क्यों पीछे छोड़ दिया जाता है। आपके जैसे लोगों को यदि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि यदि पार्टी आगे नहीं लाती है तो जनता आगे लाएगी, आपको आगे आकर के संघर्ष करना चाहिए। और आपके जैसे लोग जो जब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर भावना और संवेदना नहीं होगी, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संगठन हो, कुछ भी, सब में बिना संवेदना के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपके जैसे व्यक्ति को पार्टी कब मौका देगी, इस पे आम जनता के बीच यदि कहीं ना कहीं घूम करके और यदि नुक्कड़ चर्चा की जाए तो जनता का जो असली जो कहीं ना कहीं विचार है और भावना है वो सामने आएगी। तो हम चाहेंगे जनता की, अब हमारे अल्फाज हमारे हैं, शब्द हमारे हैं, लेकिन भावना जनता की है कि ईश्वर आपको 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दें, जिससे कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति, जातवाद को तोड़ने वाले आप ही एक व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं चर्चा रहता है कि भाई सूर्यभान सिंह जी एक पूर्ण हिंदू हैं, संपूर्ण सनातनी हैं, तो आपके जैसे लोग कहीं ना कहीं यदि उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं हजारी न्यूज़ की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। ये थे माननीय भाजपा नेता सूर्यभान सिंह जी। हजारी न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अधिक से अधिक कमेंट्स और लाइक करें। मैं देवानंद उपाध्याय आनंद शर्मा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।